हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हम जानते हैं आनुवंशिकी क्या होती है, हेरिडिटरी क्या होती है। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं और जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स में जेनेटिक कोड को जीन्स के द्वारा कैरी किया जाता है और जो जो जीन है वो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। कई सारे केमिकल कंपोनेंट हैं जिससे मिलकर क्रोमोसोम्स बने होते हैं, लेकिन जो मेन अवयव है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है जो होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होता है। कई सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के आपस में जुड़ने से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मोनोमर यूनिट होती है। न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटी यूनिट हुई शुगर, शर्करा और बेस, दैट मीन्स क्षार। तो जो शुगर और बेस है वो आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को ही कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो सबसे छोटी यूनिट हुई शुगर और बेस। अब हम शुगर की बात करें तो आरएनए और डीएनए में एक जो मेन डिफरेंस है वो है कि आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है राइबोज और जो डीएनए में शुगर पाई जाती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिया गया है। जो मेन डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में वो ये है कि डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन परमाणु पर जो दूसरा कार्बन परमाणु है कार्बन नंबर 2, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। जो ये OH समूह है वो एब्सेंट होने की वजह से इसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज दूसरे कार्बन परमाणु पर राइबोज शुगर से डिफरेंट होता है। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज। इसीलिए डीएनए में क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसलिए इसका नाम डीएनए है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है इसलिए इसका नाम है आरएनए। तो यहाँ पर आर और डी डिनोट करते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर को। ठीक है। और दोनों ही शुगर में जो मेन स्केलेटन होता है वो फ्यूरेनोज टाइप का होता है। यहाँ पर जो रिंग है वो है फ्यूरेनोज रिंग। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से बनते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में शो किया गया है, ये न्यूक्लियोसाइड है, दो न्यूक्लियोसाइड आपस में फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। अब हम बात करते हैं बेस की। न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के बेस पाए जाते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। अब पिरिमिडिन और प्यूरिन, तो जैसा कि पिरिमिडिन का नाम बड़ा है तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पिरिमिडिन
जो बेस है वो 3 टाइप का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जबकि जो प्यूरिन है इसका नाम छोटा है, तो इसमें 2 ही प्रकार के प्यूरिन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिरिमिडिन बेस की। पिरिमिडिन बेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें पिरिमिडिन रिंग पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है पिरिमिडिन। न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाने वाले पिरिमिडिन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कौन कौन से हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, थायमिन में 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है और इसे कहा जाता है 2,4, 2, 3, 4 एंड 5, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। उसी प्रकार से साइटोसिन की 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरिमिडिन। और यूरेसिल में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। इनमें से डीएनए में जो पाया जाता है पिरिमिडिन बेस वो है साइटोसिन एंड थायमिन, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। आरएनए में जो पिरिमिडिन पाई जाती है, पिरिमिडिन बेस, वो कौन सा होता है, यूरेसिल। डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस है वो 2 डिफरेंस ये है कि एक तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में पाई जाती है राइबोज शुगर। दूसरा डिफरेंस है वो है बेस के अंदर। पिरिमिडिन बेस में डीएनए में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यूरिन बेस की। प्यूरिन बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को कहा जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। यहाँ पर ये जो रिंग है इसे कहा जाता है प्यूरिन रिंग। तो एडेनिन होता है 6 अमीनो प्यूरिन, जबकि जो ग्वानिन है वो होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सो। यहाँ पर 2nd पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और 6th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे कहा गया है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्लियर है? तो हमें पता है एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बात करेंगे हम न्यूक्लियोसाइड की। जैसा कि पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इनकी मोनोमर यूनिट होती है और ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में शो किया गया है। इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी डायरेक्शन होती है जो कि C3 से C5 तक हो सकती है या C5 से शुरू होकर C3 पर एंड हो सकती है। तो जनरली जो मोनोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उनको C5 या C3 एंड पर पाए जाने वाले ग्रुप्स के आधार पर पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5-P3-OH डाई न्यूक्लियोटाइड है तो इसका मतलब हुआ कि इस चेन में 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट, जिनमें कि 5' सिरे पर जो 5' एंड है उस पर जैसे कि ये 5th नंबर का कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो 3' कार्बन है ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो 3' कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो 5' से तो शुरू हो रहा है वो 3' पर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो 5th ग्रुप पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और
थर्ड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं 5-P3-OH पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से होता है। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस जनरली जो सेल्स है ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स में होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, बायोसिंथेसिस भी इसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ऑर्गेनिज्म की सेल में प्यूरिन और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस जिन सब्सटेंस का यूज करके होता है वो है, सबसे पहला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कि हम एटीपी भी कहते हैं। इसमें एडेनिन बेस, राइबो शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट ग्रुप कम हो तो इसे हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक है तो फास्फेट, 2 है तो डाइफॉस्फेट, अगर 3 है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है। सेकंड है राइबोसिल फॉस्फेट, या हम इसे बोल सकते हैं बीटा आरपी राइबोसिल फॉस्फेट। इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है। अगर बीटा पोजीशन पर जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप तो इसे कहा जाएगा बीटा राइबोसिल फॉस्फेट। नेक्स्ट है 5-फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरो फॉस्फेट, जो भी आपको डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका सिंथेसिस होता है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन, फॉर्मिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब काम में लिए जाते हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो मुख्य आधार है वो है इनोसिनिक एसिड। अल्फा फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामिन से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो ग्लाइसिन से रिएक्शन करता है, और फॉलोइंग इन फर्दर स्टेप्स के द्वारा फाइनली वो इनोसिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेन बेस है वो क्या है बायोसिंथेसिस का, वो है इनोसिनिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस की। इसमें एस्पार्टिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, अल्फा, पीआरपीपी, इन सब का यूज होता है, और फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए यूरिडाइलिक एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब केमिकल सिंथेसिस की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है लेवाइन मेथड। इसमें एडेनोसिन 5 फास्फेट का सिंथेसिस किया जाता है, जिसका कि आपको रिएक्शन सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है टोड एंड कलिक्स मेथड, जो कि जिसमें एडेनोसिन 2 फॉस्फेट का सिंथेसिस किया जाता है। और फिर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो मोनोमर यूनिट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड का अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में इसके जो कंस्टिट्यूटिंग कंपाउंड्स हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की न्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड का जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाता है। जो इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये न्यूक्लियोसाइड अपनी कॉन्स्टिट्यूटिंग शुगर और प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस में टूट जाता है।
और अगर हम जो न्यूक्लियोप्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस के बाद जो न्यूक्लिक एसिड बचता है उसका अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें, न्यूक्लिनेस एंजाइम से रिएक्शन करवाने के बजाय अगर उसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो वो डायरेक्ट जो न्यूक्लियोटाइड की तुलना में डायरेक्ट न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस किया जाता है और किन किन मोनोमर यूनिट से मिलकर ये बना होता है, और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम इन्हें वापस से किस प्रकार इनकी मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड।